हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान का चौथा पाठ पदार्थ, धातु और अधातु, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे आपके साथ यहाँ पर पाठ चर्चा। और आपने क्या सीखा, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए हैं बच्चों, इन्हें आप अच्छे से याद करें और चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट करें। सामान्यतः धातु लश्रस यानी कि चमकीले होते हैं, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। आप जानते हैं ना धातुओं के बारे में, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, ये क्या होते हैं? सब धातु होते हैं। और जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या हैं? अधातु हैं। तो जो धातु होते हैं कैसे होते हैं? लश्रस होते हैं यानी कि चमकीले होते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं उनमें चमक नहीं होती। याद रखें बच्चों। और दूसरा पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, सामान्यतः धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय क्या होता है बच्चों, जानते हैं आप? चलिए हम आपको बता देते हैं। और आघात वर्धनीयता का मतलब होता है मेलेबिलिटी यानी कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। समझ गए ना आप? किसी लोहे की कील या एल्युमिनियम के तार को यदि आप पीटते हैं तो पीटने के बाद क्या होता है? वह फैलने लग जाता है। और अगर आप ज़्यादा पीटेंगे, उन्हें और अधिक पीटेंगे, तो क्या होगा? लोहा या जो एल्युमिनियम की जो तार होगी वह जो एक शीट के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि फैलकर एक चदरनुमा बन जाएगी। तो ये इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता यानी कि मेलेबिलिटी। ध्यान दें बच्चों। और जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता। यदि आप जो है किसी चौक को, ध्यान दें, किसी चौक को या लकड़ी के टुकड़े को यदि आप पीटेंगे तो क्या होगा? वह टूट जाएगा, वह फैलेगा नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। तो सामान्यतः धातुओं में क्या होता है? आघात वर्धनीयता का और तन्यता का गुण होता है, जबकि अधातुओं में नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं बच्चों तन्यता के बारे में। तो डक्टिलिटी क्या होती है? धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। आपने देखा होगा, बिजली की तार देखी होंगी आपने, सीधी, लंबी और जो है बारीक होती हैं। इन्हें क्या करते हैं? इनमें जो है तन्यता का गुण होता है, यानी कि इन्हें जो है लंबा आप जो है खींच सकते हैं। तो खींच करके जो है तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं जिस मटेरियल को, उसे क्या कहते हैं? धातु। आगे बात करते हैं बच्चों, पांचवा पॉइंट आपके लिए, ध्वनिक यानी कि सोनोरस। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद यानी कि ध्वनि उत्पन्न होती है, अतः वे क्या कहलाते हैं? ध्वनिक कहलाते हैं या सोनोरस होते हैं। आपने देखा होगा किसी लोहे की कील को या किसी जो है डब्बे को जो धातु से बना हो, लोहे, पीतल, तांबे से बना हो, यदि आप जो है कहीं पर गिरा देते हैं तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है, ठीक है? तो रिंगिंग जो साउंड निकलता है उसे क्या कहते हैं? सोनोरस यानी ध्वनिक। तो धातु क्या होते हैं? ध्वनिक होते हैं। यदि आप जो है इन्हें जो है किसी कठोर सतह से टकराते हैं तो एक आवाज़ निकलती है। तो यह क्या होता है? धातु में गुण होता है। आगे बात करते हैं बच्चों, सामान्यतः धातु ऊष्मा यानी कि और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर होते हैं। आपने देखा होगा बिजली की तार काहे से बनी होती है? या तो एल्युमिनियम से बनी होती हैं या कॉपर से बनी होती है। तो क्यों होती हैं? क्योंकि यह जो है विद्युत के सुचालक यानी गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन अधातु नहीं होते। यदि आप जो है प्लास्टिक की तार को बिजली के तार से जोड़ देंगे और सोचेंगे कि दूसरी जगह पर आपकी लाइट पहुंच जाएगी, तो नहीं पहुंचती ना। तो इसका मतलब क्या होता है? वो जो है पुअर कंडक्टर होते हैं। जो अधातु होते हैं कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर। जबकि जो धातु होती हैं वो कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों आपके लिए, कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। याद रखेंगे आप इन पॉइंटों को। अगला है, सामान्यतः दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अगला पॉइंट आपके लिए, धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आमतौर पर अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। 10वां पॉइंट है बच्चों, कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला पॉइंट है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं।
12वां पॉइंट है और लास्ट, धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। तो ध्यान रखें बच्चों, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इस पाठ से संबंधित। आप इन्हें जो अपनी नोटबुक में नोट करें और इनके बारे में और अच्छे से पाठ से भी पढ़ें और इन्हें याद भी करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको बताया, इस पाठ की समीक्षा की, इस पाठ में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को चुनकर आपके लिए यहाँ पर बताया और आप इन्हें अच्छे से समझें। इसके बाद चलते हैं बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में आप देखेंगे पाठ के लास्ट में जो आपके लिए प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, ये आपका पहला प्रश्न है। यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन होंगे, क जिंक, ख फास्फोरस और ग है सल्फर और घ है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप जो है इसको जो है क वाले को सही का चिन्ह लगा सकते हैं। जिंक जो है, तो निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो किसको पीटकर जिंक को। तो यहाँ पर आप जो है सही का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और क्या है सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं या कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका जो है ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। कौन सा वाला, ग वाला, इस पर आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और यहाँ पर आपको जो है रिक्त स्थानों को भरना है। देख लेना आप यहाँ पर, तो कै वाला है फास्फोरस बहुत अधातु हैं, यहाँ पर जो है फास्फोरस बहुत अधातु हैं, तो यहाँ पर, और ख वाला है धातुएं ऊष्मा और की होती हैं, क्या लिखेंगे आप सोचिए ज़रा। और ग वाला है आयरन कॉपर की अपेक्षा, और यहाँ पर आपको लिखना है अभिक्रियाशील हैं। और घ वाला है बच्चों धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर बनाती हैं, कौन सी गैस बनाती हैं, यहाँ पर आपको लिखना है। तो देख लेना आप, ये आपका तीसरा प्रश्न है। और उत्तर आप देखें, उत्तर में आप जो है पहले वाले में लिखेंगे सक्रिय, दूसरे वाले में लिखेंगे विद्युत और सुचालक। यहाँ पर 2 क्यों हैं, क्योंकि आपको 2 जगह पर भरना है। देख लेना आप, ख वाले में यहाँ पर लिखेंगे विद्युत, यहाँ पर विद्युत और यहाँ पर सुचालक। फिर क्या हो जाएगा, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि गुड कंडक्टर। और घ वाले में उत्तर लिख सकते हैं आप हाइड्रोजन, क्या भरेंगे वहाँ पर हाइड्रोजन, याद रखें। और ग वाले में अधिक। तो इस प्रकार से आपके जो है क ख ग घ चारों की जो है यहाँ पर जो है आपको क्या क्या लिखना है, ये आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न है, यदि कथन सही है तो टी यानी कि ट्रू और गलत है तो कोष्टक में एफ यानी कि फॉल्स का लिखना है यहाँ पर। तो आपने जो साइन करना है। और कै वाला है सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, और ख वाला है सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ग वाला है कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, और घ वाला है यहाँ पर आपके लिए कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती हैं। तो आपको लग रहा होगा, अपने आप पता चल रहा होगा आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आपने सही गलत देखना है। तो यहाँ पर आप जो है कै वाले में लिखेंगे एफ, और ख वाले में टी, ग वाले में एफ और घ वाले में एफ। तो इस प्रकार से आप ट्रू और फॉल्स लिख सकते हैं। देख लेना आप यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तरों को लिखें, क ख ग के उत्तर जो है आपके। और इसके बाद बच्चों 5वां प्रश्न आता है आपका, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस प्रकार की एक टेबल आपको दिखाई देगी। यहाँ पर गुण लिखे हैं, धातु लिखे हैं और अधातु लिखे हैं, और यहाँ पर दिखावट, कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा चालन और विद्युत चालन। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, इसी प्रकार से एक टेबल बनाएं और यहाँ पर लिखें गुण, यहाँ पर लिखें धातु, यहाँ पर अधातु, और दिखावट में लिखेंगे पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं ना, मैंने बताया था आपको लसरस होती हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो अधातु में लिखेंगे आप, अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कठोरता के बारे में लिखेंगे। तो अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातुएं इतनी नरम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और अधातु में लिखेंगे अधिकांश अधातुएं नरम होती हैं, परंतु हीरा प्रकृति में कठोरतम पदार्थ है। अगला है बच्चों आघात वर्धनीयता लिखेंगे।
तो गुण जो है आघात वर्धनीयता के बारे में क्या लिखेंगे। धातुओं में क्या होता है, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, इन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं, अतः इन पर चोट करने पर ये टूट जाती हैं। और तन्यता के बारे में लिखेंगे, धातुएं तन्य होती हैं, इनको खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, और अधातुएं तन्य नहीं होती, इनके तार नहीं बनाए जा सकते। इसी प्रकार से ऊष्मा के बारे में लिखेंगे आप, ऊष्मा चालन के बारे में, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। विद्युत चालन के बारे में, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं जो होती हैं विद्युत की कुचालक नहीं होती, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। और ध्यान दें, जिस प्रकार से यहाँ पर आपको टेबल में दिखाया गया है, ठीक आप इसी प्रकार से लिखें। देख रहे हैं ना आप, ये पूरी टेबल आप नोट कर सकते हैं। किसके उत्तर में, यहाँ पर जो है ये 5वां प्रश्न है, इसके उत्तर में। और इसके बाद बच्चों 6ठा प्रश्न आपका आता है और इसमें पूछा है निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। और क्या है, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, इसका क्या कारण है। और ख वाला है निमज्जन छड़ें यानी कि इमर्शन रॉड जो होती है धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है, क्यों होती है, कारण बताना है। और ग है कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। और घ वाला है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो इसका कारण आपने बताना है कि क्यों रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में। तो चलिए हम आपको उत्तर बताते हैं, क ख ग घ के उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। सबसे पहला है एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम धातु आघात वर्त्य है और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। साथ ही साथ एल्युमिनियम संक्षारण विरोधी धातु भी है, इससे पन्नी में रखी खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आई बात समझ में। कै वाले का आप इस प्रकार से लिखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनके उत्तरों को अच्छे से आप याद भी करें और परीक्षा के समय आपके काफ़ी काम आएंगे। और ख वाला है निमज्जन छड़ें यानी धातु से निर्मित होती हैं। किससे होती हैं, धातु से, क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती हैं और इनमें से विद्युत प्रवाह करने पर ये जल्दी गर्म हो जाती हैं। ग वाले का उत्तर लिखेंगे, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है और सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील ही कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर सकता है। और घ का उत्तर क्या लिखेंगे आप, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि दोनों धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वे वायु से अभिक्रिया करके जल उठती हैं। मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है जो उन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर क ख ग का उत्तर यहाँ से देख के लिखें बच्चों। वीडियो को रोकें आप और अच्छे से समझें पहले, उसके बाद ही उत्तर लिखें। ये आपका 6ठा प्रश्न था और उसके उत्तर आपको जो है यहाँ से लिख सकते हैं। सबके कारण है यहाँ पर, क्यों ऐसा होता है। अगला प्रश्न आता है बच्चों, 7वां प्रश्न है, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। रख सकते हैं क्या, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर लिखेंगे नहीं, हम एल्युमिनियम के पात्रों में नींबू के अचार को नहीं रख सकते, क्योंकि नींबू के अचार में साइट्रिक यानी कि सिट्रिक अम्ल होता है, जिससे कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अनेक विषैले पदार्थ बनाती हैं। अतः यदि हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रखते हैं तो उसमें उपस्थित सिट्रिक अम्ल और एल्युमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, जिन्हें खाना हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो आप समझ गए ना, नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आता है आपका 8वां प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी के कॉलम फर्स्ट में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कॉलम सेकंड में उनके कुछ उपयोग दिए गए हैं। कॉलम फर्स्ट में पदार्थों का कॉलम सेकंड से सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है और देख सकते हैं आप, कॉलम फर्स्ट है ये और ये सेकंड है। यहाँ पर लिखा है गोल्ड और थर्मामीटर, आयरन बिजली के तार, एल्युमिनियम खाद्य सामग्री लपेटना, कार्बन आभूषण, कॉपर मशीनें और मरकरी ईंधन। तो यहाँ पर जो आपने सही मिलान करना है किस प्रकार से करेंगे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर में आप यहाँ से देख के लिखें और यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड 2 कॉलम बना लें। ऐसे ठीक आप एक टेबल बना लें बच्चों अपनी कॉपी पर। और उसके बाद लिखेंगे गोल्ड के साथ लिखेंगे आभूषण, आयरन के साथ मशीनें, एल्युमिनियम के साथ खाद्य सामग्री लपेटना, कार्बन के साथ ईंधन, कॉपर के साथ बिजली के तार और मरकरी के साथ थर्मामीटर। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ध्यान से देखें और लिखें। अगला प्रश्न है बच्चों 9वां प्रश्न है, क्या होता है जब, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको बताना है क्या होता है जब। नंबर 1 है यहाँ पर कै वाला,
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तब क्या होता है। और ख वाला दूसरा प्रश्न है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है, संबंधित अभिक्रिया के शब्द समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको शब्द समीकरण भी लिखना है। उत्तर में आप देख सकते हैं, उत्तर इस प्रकार से लिखें, ठीक इसी प्रकार से लिखें, इससे अच्छे से समझे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क वाले का उत्तर लिखेंगे, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तब यह निम्न अभिक्रिया करता है। और क्या क्या करता है आप यहाँ से देख सकते हैं, H2SO4 प्लस Cu, और तब क्या बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, CuSO4 प्लस H2। आई बात समझ में। और उसके बाद जो है आप इसे समझ सकते हैं, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और ये कॉपर प्लेट पर डाला जाएगा जब, तो ये दोनों को जब मिलाया जाएगा तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट आपको प्राप्त होगा। इसके बाद बच्चों अगला है ख वाले का, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है। और यहाँ पर जो है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, CuSO4 प्लस Fe और FeSO4 प्लस Cu। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं समीकरण के रूप में। तो ये था आपका प्रश्न 9वां, देख लेना आप यहाँ पर, ये 9वां प्रश्न है और इसके क और ख जो है दोनों खंडों के उत्तर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार लिखें और इन्हें अच्छे से याद भी कर लें, रट्टा मार लें बच्चों एकदम, क्योंकि परीक्षा के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और समीकरण का ध्यान रखें। इसके बाद 10वां प्रश्न है, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया, उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। और यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, क वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी। ख है, इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है लिखना होगा क्या क्या हुआ। तो क का लिखेंगे आप उत्तर में, सलोनी परख नली में इकट्ठी की गई गैस में पानी डालकर उसे उसमें घोलने का प्रयास करेगी। जैसा कि हम जानते हैं, कोयला जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और वह गैस पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3, ध्यान दें, H2CO3 उत्पन्न करती है, जिसकी प्रकृति का परीक्षण सलोनी लिटमस पत्र की सहायता से कर सकती है। यदि यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय है, अन्यथा क्षारीय है। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर लिख सकते हैं, साथ साथ फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर ध्यान दें। सी आप समझते हैं ना, कार्बन के लिए C और ऑक्सीजन O, और यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और यहाँ पर क्या होगा, कार्बनिक अम्ल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं H2O और यहाँ पर H2CO3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको जो समीकरण को अच्छे से याद करें, समझे बच्चों, दिख रहा है ना आपको। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। और इसके बाद बच्चों चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पर 11वां प्रश्न है, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं। तो बता सकते हैं बच्चों, आपने पाठ को अच्छे तरह से पढ़ा होगा, समझा भी होगा। चलिए उत्तर में हम आपको बता देते हैं। उत्तर आप लिखेंगे, भार में कमी आभूषणों में से सोने की मात्रा कम होने के कारण आई। सुनार ने आभूषणों को चमकीला बनाने के लिए उन्हें एक्वारेजिया नामक घोल में डाला होगा, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होता है। यह घोल सोने को अपने अंदर घोल लेता है। आभूषणों को इस घोल में डालने पर आभूषणों की ऊपरी सतह इस घोल में घुल जाती है और आभूषणों की ऊपरी परत के नीचे की चमकीली परत निकल आती है, जिससे आभूषण नए जैसे लगने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से उनके भार में कमी आ जाती है। ऐसे आभूषणों के सोने की ऊपरी परत के इस घोल में घुल जाने के कारण होता है। तो आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। आप पाठ को भी पढ़ें। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों फिर अगले पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ।